हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी पीसीएस इनसाइट पे। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हम स्टार्टिंग में तो आसान क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम मॉडरेट से टफ की तरफ जाएंगे, जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? हमारे ऑप्शंस हैं लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग एंड लॉर्ड चेम्सफोर्ड। हमारा आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। यहाँ पे दो चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपसे बंगाल विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में क्वेश्चन पूछे, तो आप क्वेश्चन में ध्यान दीजिए कि वो अनाउंसमेंट पूछा है कि इन्फोर्स कब हुआ। ठीक है, इसका मतलब बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई और उसको लागू कब किया गया। घोषणा होती है 20 जुलाई को, 20 जुलाई 1905, और लागू कब होता है? 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, तो डेट हमेशा याद रखिएगा और ध्यान दीजिएगा कि एग्ज़ाम में पूछा क्या है। और इन दोनों के बीच में एक और डेट याद रखिएगा, 7 अगस्त। 7 अगस्त को मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 7 अगस्त को स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट की शुरुआत होती है। ठीक है, क्योंकि बहुत बार एग्ज़ाम में हम लोग जब क्रोनोलॉजी पूछा जाता है तो हम लोग गलतियाँ कर देते हैं कि हम लोग कभी कभी होता है ना कि हम लोग स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट की शुरुआत जो है हम 16 अक्टूबर के बाद, जब घोषणा होती है, जब वो लागू होता है, उसके बाद हम लोग लगा देते हैं। जल्दबाजी में गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पहले घोषणा होती है 20 जुलाई को, उसके बाद स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट की शुरुआत होती है 7 अगस्त को, फिर 16 अक्टूबर को पार्टीशन को लागू कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? हमारे ऑप्शंस हैं 1857, 1885, 1901, 1919। हमारा आंसर होगा 1885। आईएनसी की शुरुआत किसने की थी? एयो ह्यूम। एयो ह्यूम था कौन? ध्यान दीजिएगा, एयो ह्यूम एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था। कौन था? एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एयो ह्यूम कौन था? एयो ह्यूम रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था। और 1885 में आईएनसी की स्थापना कहाँ पे होती है? बॉम्बे में। कहाँ होती है? बॉम्बे में। और पहले प्रेसिडेंट कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी थे। ठीक है, और जब पहला सेशन होता है बॉम्बे में और डब्ल्यू सी बनर्जी प्रिसाइड करते हैं, तो कितने डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था? मैं डेलीगेट्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ समय पहले यूपीपीएससी ने एग्ज़ाम करवाया था। ठीक है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम करवाया था। उसमें इन्होंने पूछा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई और उसमें कितने डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था पहले सेशन में। स्थापना तो हुई 1885 में, और 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया? डू और डाई का नारा किसने दिया था? ये दिया था महात्मा गांधी जी ने। कब दिया था? क्विट इंडिया मूवमेंट के समय, 8 अगस्त 1942। इसी दिन क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी, और इसी दिन ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि रॉलेट एक्ट कब पास हुआ? ऑप्शंस है 1917, 1919, 1921, 1923। हमारा सही ऑप्शन है 1919। ठीक है, रॉलेट एक्ट में था क्या? रॉलेट एक्ट को अगर मैं कहूँ कि इसका ओरिजिनल नाम क्या था, इसका ओरिजिनल नाम था एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919, अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। ये बहुत ही एक तरह से मैं कहूँ कि ड्रैकोनियन लॉ था। इसमें क्या हुआ कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको बिना ही किसी वारंट के उनको अरेस्ट कर लिया जा रहा था, और बिना किसी ट्रायल के, बिना वारंट के, बिना ट्रायल के 2 साल के लिए, ठीक है ना, 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स उनको अरेस्ट कर लिया जा रहा था। और इसमें क्या था? एक रिट थी हैबियस कॉर्पस। एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रखिएगा। कौन सी रिट थी? हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस सबको पता होगा, जिसमें अगर इलीगली किसी को डिटेन किया गया, उसको एक निर्धारित समय पे कोर्ट या मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रेजेंट करना होता है, उस ह्यूमन को, उस इंसान को, उस बॉडी को। ठीक है, तो इस हैबियस कॉर्पस जो रिट थी ना, इसको सस्पेंड कर दिया गया। इसको जब सस्पेंड कर दिया गया, तो अब कोई ऑब्लिगेशन था ही नहीं पुलिस फोर्स पे कि जिसको हमने अरेस्ट किया उसको कोर्ट में ले जाके प्रेजेंट करना है।
ठीक है ना, इसीलिए इसको ड्रैकोनियन लॉ बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को, हैबियस कॉर्पस रिट को सस्पेंड कर दिया जाता है और 2 सालों के लिए अरेस्ट होते हो रहे थे वो, ठीक है ना, उसके बाद भी अरेस्ट किया जा सकता था, लेकिन उसका जो मेन प्रोविज़न था इसमें कि 2 साल के लिए अरेस्ट कर लेना बिना ट्रायल के। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। ठीक है, तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा है, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, तो ये थी सरोजनी नायडू। कब बनी थी? 1925 में, कानपुर सेशन में। कब बनी थी? 1925 में, कानपुर सेशन में। अगर पहली महिला पूछता, पहली भारतीय महिला की जगह पहली महिला पूछता, तो एनी बेसेंट होती। कौन होती? एनी बेसेंट होती। ये कब बनी थी? 1917 में बनी थी। ठीक है, चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ। हमारे ऑप्शन है लाहौर, दिल्ली, अमृतसर, मेरठ। इसका आंसर बहुत आसान है, अमृतसर। जलियांवाला बाग मैसेकर होता कब है? 13 अप्रैल 1919। ठीक है, 13 अप्रैल 1919। करवाया किसने था? ध्यान दीजिएगा, रेजिनाल्ड डायर। यहाँ पे कंफ्यूजन होगी, मैं इसलिए बता रहा हूँ नाम, रेजिनाल्ड डायर। ओ डायर गलती से भी टिक मत मारिएगा कि ओ डायर आप टिक मार के चले आए। ओ डायर कौन था? ओ डायर वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। वो जिसने गोलियां चलवाई थी वो था रेजिनाल्ड डायर। ठीक है, याद रहेगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 7वां प्रश्न है कि चौरी चौरा की घटना के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को स्थगित किया। विच मूवमेंट वॉज सस्पेंडेड बाई महात्मा गांधी आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट। ऑप्शंस आर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट। हमारा आंसर होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा की घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। पहली बात तो चौरी चौरा होता कब है? 5 फरवरी। ठीक है, 5 फरवरी 1922। चौरी चौरा जगह कहाँ पे है? चौरी चौरा जगह है गोरखपुर, यूपी। कहाँ पे है? गोरखपुर, यूपी। और चौरी चौरा के बाद जब महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, असहयोग आंदोलन को स्थगित किया, तो इसको स्थगित करने के लिए एक रेजोल्यूशन लाया गया था। ठीक है ना, ये जो है इसको स्थगित करने के लिए एक रेजोल्यूशन लाया गया। उस रेजोल्यूशन का नाम क्या था? पहले तो ये जानिए वो रेजोल्यूशन आया कब था। 12 फरवरी 1922। 12 फरवरी 1922 को एक रेजोल्यूशन लाया गया, जिस रेजोल्यूशन का नाम था बारदोली रेजोल्यूशन। क्या था? बारदोली रेजोल्यूशन। ये इस रेजोल्यूशन के बेसिस पे ये रेजोल्यूशन लाया गया, तब जाके असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया, रोक दिया गया। ध्यान दीजिएगा, बारदोली रेजोल्यूशन। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। हु एस्टेब्लिश्ड फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1939। हमारे ऑप्शन हैं जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, बी आर अम्बेडकर। हमारा आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। एक्चुअली क्या होता है कि 1939 में होता है त्रिपुरी क्राइसिस। ठीक है, त्रिपुरी क्राइसिस। जिनको पता है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं पता मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है, 1938 में हरिपुरा में एक सेशन होता है। वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी क्या होते हैं, वो प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। तो 1939 में फिर से सुभाष चंद्र बोस जी प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए खड़े होते हैं और जीत जाते हैं। किसको हरा के जीतते हैं? पत्ताभी सीतारमैया को। ठीक है ना, पत्ताभी सीतारमैया को हरा के सुभाष चंद्र बोस जी फिर से बनते हैं क्या? प्रेसिडेंट बनते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। लेकिन पत्ताभी सीतारमैया किसके कैंडिडेट थे? महात्मा गांधी के कैंडिडेट थे। तो महात्मा गांधी जी ने क्या बोला, भैया पत्ताभी की हार मतलब मेरी हार है। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी को थोड़ा अंदर से हर्ट कर गया। भाई अगर ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्या मैं नहीं हूँ कुछ? अगर कोई प्रेसिडेंट बना है कांग्रेस का, तो क्या ऐसे ही बन गया, बिना किसी काबिलियत के बन गया है? उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो वो सुभाष चंद्र बोस जी अंदर से थोड़े आहत हुए थे। लेकिन मामला यहाँ तक नहीं रुका। फिर ये आता है कि अब जो मेंबर्स होंगे बोर्ड के, उनकी नियुक्ति करनी थी।
कांग्रेस में एक प्रेसिडेंट होता है, कई सारे मेंबर होते हैं, तो उन मेंबर्स की नियुक्ति करनी थी। सुभाष चंद्र बोस जी गांधी जी के पास जाते हैं, कहते हैं सर आप नियुक्ति कर दीजिए। तो गांधी जी क्या बोलते हैं कि ये काम प्रेसिडेंट का है, प्रेसिडेंट ही नियुक्ति करें, मेरा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो यहाँ वहाँ पे भी सुभाष चंद्र बोस जी को बात थोड़ी चुभती है कि गांधी जी को एटलीस्ट इतना तो करना ही चाहिए, अगर उनको हम लोगों ने लीडर बनाया है, वो अगुआ है इस आंदोलन में, तो उनको इतना तो साथ देना चाहिए ना। तो उनका साथ किसी ने नहीं दिया, ठीक है ना, इन लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, गांधी जी के साइड जितने भी थे। तो सुभाष चंद्र बोस जी क्या करते हैं, रिज़ाइन कर देते हैं। 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस जी रिज़ाइन कर देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं विद इन कांग्रेस। कहाँ से करते हैं, मुकुर उन्नाव, प्लेस का नाम भी याद रखिएगा, मुकुर उन्नाव। ये यूपी वाला, वो एमपी वाला, सॉरी ये एमपी में है, ठीक है ना, यूपी वाला नहीं, एमपी वाला उन्नाव। मुकुर उन्नाव से करते हैं शुरुआत, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन ने किस वर्ष भारत का दौरा किया? हमारे ऑप्शन है 1925, 1927, 1928 एंड 1930। हमारा आंसर होगा 1928। 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन बना कब, इसका गठन कब हुआ? 1927, 1927 में। भारत कब आया? 1928 में। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये भारत में 2 बार आया था, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 2 बार आया था। कब 2 बार आया था? एक बार आया था फरवरी में, ठीक है, एक बार आया अक्टूबर में। ये 2 बार भारत आया था। इस चीज़ को, इस फैक्ट को दिमाग में भर लीजिए अपने। साइमन कमीशन भारत में 2 बार आया था, एक बार फरवरी में, एक बार अक्टूबर में, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? हमारे ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्रपाल। हमारा आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। अब दादा भाई नौरोजी से भी कुछ रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लीजिए आप, कि दादा भाई नौरोजी, इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थियोरी दी, ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थियोरी। ड्रेन ऑफ वेल्थ थियोरी में बताया कि किस तरह अंग्रेज हमारे भारत का जो खजाना है, जो धन है, संपत्ति है, वो ड्रेन की तरह, वो नालियों में जैसे पानी बहता है ना, उसी तरह बहा के अपने देश लेके जा रहे हैं। वो यूरोप लेके जा रहे हैं, ब्रिटेन लेके जा रहे हैं, ठीक है। इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थियोरी दी। और दादा भाई नौरोजी ने एक चीज़ और दिया था, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने किताब लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे थे, पहले ऐसे इंसान थे, पहले ऐसे इंडियन थे जिन्होंने अन ब्रिटिश टर्म इस्तेमाल किया था। अन ब्रिटिश शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है। ये 2 फैक्ट हो गए। अभी और फैक्ट जानिए इनसे रिलेटेड। ये 1892, 1892 में इनको ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बनते हैं ये। कौन से पार्टी से? ध्यान दीजिएगा, लिबरल पार्टी से, ठीक है ना, लिबरल पार्टी से। और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में 2 सदन होते हैं ना, एक हाउस ऑफ कॉमन, ठीक है ना, कॉमन्स, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो ये हाउस ऑफ कॉमन्स में बने थे। किस में बने थे? हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। हमारा 11वां क्वेश्चन है कि पहला गोल मेज सम्मेलन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में होता है, लेकिन कब होता है? हमारे ऑप्शंस हैं 1928, 1929, 1930, 1931। ऑप्शन, हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 1930, 1930, नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक, ठीक है ना। पहला गोल मेज सम्मेलन होता है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। लेकिन पहले में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। फर्स्ट फर्स्ट एंड थर्ड, इन दोनों में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। कांग्रेस ने सिर्फ दूसरे में पार्टिसिपेट किया था, दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और नेतृत्व किसने किया था कांग्रेस का? महात्मा गांधी जी ने किया था, ठीक है।
चलिए चलते हैं अगले सवाल पे अपने। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या कहता है, पूछ रहा है कि गांधी इरविन पैक्ट किस वर्ष साइन किया गया। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। हमारे ऑप्शन है 1930, 1931, 1932, 1935। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 1931, 5 मार्च 1931। ठीक है ना, कब होता है, 5 मार्च 1931। और इसको ही दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको ही दिल्ली पैक्ट भी, दिल्ली पैक्ट, दिल्ली समझौता भी इसी को ही बोला जाता है, इसी समझौते को। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है कि विच प्लान बिकेम द बेसिस फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। कौन सी योजना भारत के विभाजन का आधार बनी। हमारे ऑप्शंस हैं क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन प्लान, वेवल प्लान। हमारा आंसर होगा माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान कब आता है, 3 जून को, ध्यान दीजिएगा, 3 जून को आता है। और इसीलिए इसीलिए इसको 3rd जून प्लान भी बोलते हैं। 3rd जून प्लान भी माउंटबेटन प्लान को बोला जाता है। ठीक है, कब आता है, 3 जून 1947 को। इसमें कहा गया था, इसमें ये प्रपोज किया गया कि भारत का को विभाजित कर दिया जाए 2 भागों में, एक भारत एक पाकिस्तान। और ये पार्टीशन कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट किया, मुस्लिम लीग, दोनों ने इस पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पूछा गया हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। हमारा ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, भीमराव अम्बेडकर। हमारा आंसर होगा राजगोपालाचारी। यहाँ पे पूछा पहला भारतीय गवर्नर जनरल। अगर पूछता पहला गवर्नर जनरल, अगर भारतीय ना होता, यहाँ पे पूछता प्रथम गवर्नर जनरल कौन था स्वतंत्र भारत में, तो माउंटबेटन आंसर होता। लेकिन भारतीय लगा दिया, तो भारतीय कौन होंगे, सी राजगोपालाचारी होंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 पूछता है कैबिनेट मिशन भारत में कब आया। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया। हमारे ऑप्शन है 1942, 1944, 1945, 1946। हमारा आंसर होगा 1946। ठीक है, और कैबिनेट मिशन के प्रोविजंस पे ही, इसी के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है हमारी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संविधान सभा। कभी भी पूछा जाए संविधान सभा कौन सी योजना, कौन से मिशन के बाद बना, किस मिशन के आधार पे बना, तो कैबिनेट मिशन के आधार पे बना संविधान सभा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया, लेकिन कौन लेके आया, उस समय वायसराय कौन था। हमारे ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। हमारा आंसर होगा लॉर्ड लिटन। ठीक है, और ये ख़त्म कब हुआ, इसको रिपील कब किया गया, इसको अबॉलिश कब किया गया, 1882 में। 1882 में किया, किसके समय में, लॉर्ड रिपन के समय में। लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील कर दिया, अबॉलिश कर दिया। ठीक है, अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया क्यों था। एक्चुअली इसका नाम ही आप देखेंगे तो नाम से समझ में आ जाएगा, वर्नाकुलर प्रेस। वर्नाकुलर था क्या, वर्नाकुलर लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज, जो इंडियन लैंग्वेज थे ना, उनको ही वर्नाकुलर लैंग्वेज बोला जाता था। इसका मतलब क्या था, वर्नाकुलर प्रेस का मतलब क्या था कि जितने भी न्यूज़पेपर हैं, जितने भी पैम्पलेट्स हैं, जितने भी जर्नल्स हैं जो भारतीय भाषा में पब्लिश होते हैं ना, उन पे सैंक्शन लगाना था। सैंक्शन क्यों लगाना था, क्योंकि वे वो दौर था, ये वो दौर था जब भारतीय प्रेस, भारतीय मीडिया अंग्रेज़ों की जो पॉलिसीज़ थी ना, उनका खुल के विरोध करने लगी थी। ठीक है, तो उनके ऊपर सैंक्शंस लगाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके अगेंस्ट था, ध्यान दीजिएगा, जो भारतीय भाषा में न्यूज़पेपर थे। तो अब देखिए यहाँ पे एक बड़ा ट्विस्ट क्या आता है, जो अमृत बाजार पत्रिका थी, अमृत बाजार पत्रिका एक वर्नाकुलर प्रेस था ना, ये कौन सी भाषा में पब्लिश होता था, बंगाली। ठीक है, लेकिन जब ये आया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, तो अब ये सैंक्शन से बचने के लिए रातों रात ये इंग्लिश में बदल गया। ठीक है ना, ये इंग्लिश न्यूज़पेपर बन गया जब ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। ठीक है ना, क्या, कौन सा, अमृत बाजार पत्रिका।
ठीक है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आता है? 1878 में। किसके समय में? लॉर्ड लिटन के समय में। और इसको रिपील कौन करता है, हटाता कौन है? लॉर्ड रिपन हटाते हैं। कब? 1882 में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला सवाल है 17। हु फाउंडेड आर्य समाज? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? हमारे ऑप्शन है राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती एंड ईश्वरचंद विद्यासागर। हमारा करेक्ट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब? 1875 में। ठीक है ना, कब की थी? 1875 में। कहाँ पे की थी? बॉम्बे में। इन्होंने नारा दिया था बैक टू वेदास। ठीक है ना, बैक टू वेदास। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि हु फाउंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय? निम्नलिखित में से किसकी स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी? हमारे ऑप्शंस हैं रामकृष्ण मिशन, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी। हमारा करेक्ट आंसर होगा ब्रह्म समाज। कब? 1928 में। ठीक है। लेकिन जब 1928 में स्थापना की थी ना, उस समय इसका नाम था ब्रह्म सभा। ठीक है ना, ब्रह्म समाज आगे चल के बनता, लेकिन स्टार्टिंग में इसका नाम था ब्रह्म सभा। ये नाम याद रखिएगा, इनिशियल नेम था ब्रह्म सभा। ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 का विद्रोह ये शुरू कहाँ से हुआ? स्टार्टेड फ्रॉम विच प्लेस? ऑप्शंस आर दिल्ली, झांसी, मेरठ, कानपुर। हमारा आंसर होगा मेरठ। कब शुरू होता है? ये 10 मई 1857 को। कब शुरू होता है? 10 मई 1857 को। कहाँ से? मेरठ से। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछ रहा है कि हु बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के विद्रोह के बाद भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? हमारा ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मेयो एंड लॉर्ड एल्गिन। हमारा आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग आखिरी गवर्नर जनरल था और पहला वायसराय था। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 21। 21 पूछ रहा है कि इंडिगो रिवोल्ट 1859 में, ईयर याद रखिएगा, क्वेश्चन से ईयर भी याद रखिएगा। 1859 से 1860 में इंडिगो रिवोल्ट, नील विद्रोह होता है। और ये होता कहाँ पे? हमारे ऑप्शन है पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात। आंसर है बंगाल। और इसी नील विद्रोह का परिणाम था कि इंडिगो कमीशन बना। ठीक है ना, क्या बना? इंडिगो कमीशन 1860 में बना। समझ में आ रही बात? और ये नील विद्रोह होता क्यों है, इंडिगो रिवोल्ट होता क्यों है? एक्चुअली क्या था ना कि जो प्लांटर्स थे, जो आ, अंग्रेज थे, समझ में आ रही बात, उन्होंने क्या किया, वो ऑप्रेस कर रहे थे कि आप नील उगाओ, आप इंडिगो उगाओ। ठीक है ना। और इंडिगो उगाने से क्या होता था, अगर इंडिगो किसी खेत में उगाया गया ना, उसकी फर्टिलिटी चली जाती थी, वहाँ पे आप कुछ और नहीं उगा सकते। समझ में आई बात? तो जो यूरोपियन प्लांटर्स थे, जो यूरोपीय बागान मालिक थे ना, वो फोर्स करते थे कि आप उगाओ। और बहुत बार ना फोर्स मतलब एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट उनसे साइन करवा लेते थे जो नकली कॉन्ट्रैक्ट, फेक कॉन्ट्रैक्ट होते थे, फोर्स्ड कॉन्ट्रैक्ट उनसे साइन करवा लेते थे। अब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद बेचारा किसान फंस जाता था उनके चंगुल में। ठीक है ना, उससे बाहर नहीं निकल पाता था। समझ में आ रही बात? तो इसलिए हुआ था नील विद्रोह। नील विद्रोह पे एक बुक है, नील दर्पण। ठीक है, नील दर्पण, ये लिखा किसने है? दीन बंधु मित्र। ठीक है, दीन बंधु मित्र ने लिखा है नील दर्पण। ठीक है। और ये नील दर्पण पब्लिश कब होता है? 1860 में। 1860 में बुक पब्लिश होती है। कहाँ से? ढाका से। ठीक है। तो चलिए अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गीतांजलि? पुस्तक गीतांजलि के लेखक कौन है? हमारे ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, अरविंदो घोष। हमारा करेक्ट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। ये इन्होंने लिखा था गीतांजलि, और इसी गीतांजलि किताब के लिए
इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है ना। साहित्य का नोबेल प्राइज़, लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ मिला था किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को। कब? 1913 में। 1913 में इनको नोबेल प्राइज़ मिलता है लिटरेचर का, बट रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, काकोरी ट्रेन रॉबरी कब हुआ था? ये किस वर्ष? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है 1920, 1922, 1925, 1930। हमारा आंसर होगा 1925, 9 अगस्त 1925। अब तो काकोरी ट्रेन रॉबरी का नया नाम है काकोरी ट्रेन एक्शन। क्या है? नया नाम याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, अब काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ, ये करवाया किसने था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने करवाया था। अब इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? जैसे बिस्मिल्लाह खान हो गए, ठीक है ना, सॉरी, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, अशफाकुल्ला खान हो गए, ठीक है, ये लोग इसमें शामिल थे। रोशन सिंह हो गए। इस चीज़ के लिए, काकोरी ट्रेन एक्शन के लिए इन लोगों को इन तीनों को फांसी हुई थी। क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सा एक और शख्स था जो भाग निकला, मतलब जो पुलिस के चंगुल से, अंग्रेजों के चंगुल से भाग निकला, काकोरी ट्रेन एक्शन में शामिल था लेकिन पुलिस के हाथ नहीं लगा। वो कौन थे? वो थे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद भी शामिल थे काकोरी ट्रेन रॉबरी में, ठीक है ना, काकोरी ट्रेन डकैती में वो भी शामिल थे, लेकिन वो अंग्रेजों के चंगुल से भाग निकले थे, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 24, 24वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हु वॉज पॉपुलरली नोन एज फ्रंटियर गांधी? सीमांत गांधी किसे कहते हैं? ठीक है ना, सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? हमारे ऑप्शन हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान। हमारा आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, इन्होंने एक मूवमेंट की शुरुआत की थी जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। ठीक है, खुदाई खिदमतगार, और इनके फॉलोअर्स को रेड शर्ट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रेड शर्ट्स। ठीक है, चलते हैं हमने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, पूना पैक्ट 1932 वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन महात्मा गांधी एंड। पूना पैक्ट 1932 महात्मा गांधी और किसके बीच एक समझौता था? हमारे ऑप्शन हैं लॉर्ड इरविन, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, रामसे मैकडोनल्ड। हमारा आंसर है भीमराव अम्बेडकर। ठीक है ना, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट साइन होता है। ध्यान देने वाली बात है कि महात्मा गांधी जी को रिप्रेजेंट कौन कर रहा था? मदन मोहन मालवीय। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि गांधी जी ने खुद साइन नहीं किया था उस पर, गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने साइन किया था, और दूसरी तरफ कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पूना पैक्ट में क्या होता है कि पहले जो कम्युनल अवार्ड आता है, ठीक है ना, मैकडोनल्ड क्या आता है? कम्युनल अवार्ड लेके आता है, उसमें जो डिप्रेस्ड क्लास थे, ठीक है ना, उनको एक अलग सेपरेट इलेक्टोरेट दे देता है। समझ में आई बात? तो अब क्या होता है कि गांधी जी कहते हैं भैया अगर आप सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहे हैं, इसका मतलब उनको हिंदू धर्म से अलग कर दे रहे हैं, आप पूरा विभाजित कर दे रहे हैं डिप्रेस्ड क्लास को। ठीक है, तो गांधी जी कहते हैं ये गलत है, आप आके रिजर्वेशन ले लीजिए उसमें, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट क्या करेगा? जो देश की यूनिटी है, जो धर्म की यूनिटी है, क्योंकि पहले से ही हिंदू मुस्लिम में डिसयूनिटी हो गई थी, हिंदू मुस्लिम में नहीं बन रही थी, उनका अलग छत्तीस का आंकड़ा शुरू हो गया था। ठीक है, तो गांधी जी नहीं चाह रहे थे कोई और एक ऐसा स्प्लिट हो कि हमारा आंदोलन कमज़ोर पड़ जाए। तो गांधी जी बोलते हैं कि भैया सेपरेट इलेक्टोरेट इज़ नॉट फिजिबल, आप आइए साथ बैठते हैं, कोई दूसरा रास्ता निकालते हैं। तो साथ बैठे तो निकला कि भैया रिजर्वेशन ज़रूरी है, अब आप रिजर्वेशन दे दो डिप्रेस्ड क्लास को। ठीक है ना, तो सीट क्या थी उनकी? 71। ध्यान दीजिएगा, उनकी सीट थी 71, 71 से बढ़ा के 147 हो जाती है। ठीक है, मे बी आई एम रॉन्ग इन सीट डिस्ट्रीब्यूशन, पर इतना ही था। 71 सीटें थी, उसको बढ़ा के 147 कर दी जाती हैं। ठीक है ना, लेकिन वो भीमराव अम्बेडकर जी ने तो साइन कर लिया था कि भैया चलो ठीक है, आपकी खुशी के लिए साइन कर लेते हैं, लेकिन इनका मन नहीं माना। आज़ादी तक
कभी भी भीमराव अंबेडकर ने पूना पैक्ट को दिल से नहीं स्वीकारा था। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, हु फाउंडेड इंडियन एसोसिएशन इन 1876? 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हमारे ऑप्शंस हैं दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी। हमारा आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ आनंद मोहन बोस भी शामिल थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, इन दोनों ने मिलकर शुरुआत की थी किसकी? इंडियन एसोसिएशन की 1876 में। हालांकि यही इंडियन एसोसिएशन आगे चल के 1886 में कांग्रेस में मिल जाती है। इसका मर्जर हो जाता है कांग्रेस में। ठीक है, चलिए चलते हैं हमने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27। द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली इन विच ईयर? ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष स्थानांतरित किया गया था? हमारे ऑप्शन है 1905, 1909, 1911, 1915। जो करेक्ट आंसर होगा 1911। और इसी में ही 1911 में ही पार्टीशन को एनल कर दिया गया था, मतलब एनलमेंट ऑफ द पार्टीशन। पार्टीशन को, विभाजन को भंग कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? विभाजन को भंग कर दिया गया था 1911 में। समझ में आई बात? हालांकि दिल्ली शिफ्ट हुआ 1911 में, लेकिन ये इफेक्ट कब हुआ? इन इफेक्ट लागू कब हुआ? लागू हुआ था 1912 में। ऑन पेपर तो 1911 में चेंज हो गया था, लेकिन इस पूरे सिस्टम को इन्फोर्स करना, लागू करना, ये कब हुआ? 1912 में। ठीक है, चलिए चलते हैं हमने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28। हु वॉज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन? हमारे ऑप्शन हैं स्वामी दयानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में बेलूर मठ से शुरू किया था। ठीक है ना, बेलूर मठ कहाँ पे है? कलकत्ता में। कलकत्ता में बेलूर मठ है, और यहीं से स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29। द स्प्लिट बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स इन द आईएनसी हैपेंड इन विच सेशन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उग्रवादियों और नरम दल गरम दल, ठीक है ना, उग्रवादियों और उदारवादियों के बीच विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? हमारे ऑप्शन हैं कलकत्ता सेशन 1906, सूरत सेशन 1907, लाहौर सेशन 1909, लखनऊ सेशन 1916। हमारा करेक्ट ऑप्शन है सूरत सेशन 1907। अब इस समय प्रेसिडेंट कौन था? अध्यक्ष था कौन आईएनसी का? अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। ठीक है ना, रास बिहारी घोष। और ये दोनों अलग हुए थे कब? सूरत सेशन में 1907 में। और साथ में कब आए? लखनऊ सेशन 1916 में। 1916 में लखनऊ सेशन में एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट फिर से साथ में आ गए। तो और उस समय 1916 में कौन था प्रेसिडेंट? कौन था कांग्रेस का? मजूमदार। ठीक है, मजूमदार। अब यहाँ पे याद कैसे हो? क्योंकि पूछा जाता है कोई भी इंपॉर्टेंट, अगर किसी भी सेशन में, कांग्रेस के किसी भी सेशन में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, तो हमेशा याद रख लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिए कि उस सेशन का अध्यक्ष कौन था, किसने उस सेशन को प्रेसाइड किया था। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब याद कैसे होगा? देखिए, नरम दल गरम दल, ठीक है ना, एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट अलग हुए थे। लोग कब अलग होते हैं? ठीक है ना, घोष, घोष में क्या है? घोष्ट। घोष्ट का मतलब होता है भूत। जब लोग भूत को देखते हैं ना, तितर बितर हो जाते हैं, कोई इधर भागता है, कोई उधर भागता है। तो भूत को देखा उन लोगों ने, डर के मारे अलग होके दूर भाग गए। ठीक है ना। और फिर मजूमदार, जब लोगों को मजा आती है ना, मजा कब आती है? जब लोग साथ में होते हैं। तो एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट साथ में आ गए, कौन हो गया? मजूमदार। मजूमदार मतलब मजा आ गया, लोगों को साथ में आ गया, मजा आ गया। ठीक है ना, तो ये एक ट्रिक है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में हु रोट वंदे मातरम द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? हमारे ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू, श्री अरबिंदो घोष। हमारा ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी।
ये इन्होंने किस बुक में लिखा था? आनंद मठ में। किस में लिखा था? आनंद मठ में। ये बुक पब्लिश कब होता है? 1882 में। वंदे मातरम सबसे पहले गाया कब गया था? 1896 में कांग्रेस सेशन में गाया गया था। गाया किसने था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, और कंपोज किसने किया था? ध्यान दीजिएगा, वंदे मातरम तो पूरा उन्होंने लिखा था ना, बंकिम चटर्जी जी ने वंदे मातरम लिखा था। किस में लिखा था वंदे मातरम? संस्कृताइज्ड बंगाली भाषा में। ठीक है ना, किस में? संस्कृताइज्ड बंगाली। ठीक है, तो उन्होंने तो पूरा ये गीत पूरा लिख दिया, लेकिन अब उस गीत को कंपोज किसने किया कि किस तरह से गाना है, उसका कंपोजर भी कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने ही गाया था, इन्होंने ही कंपोज किया। लिखा किसने है? बंकिम चटर्जी ने लिखा है। किस में लिखा था? आनंद मठ में लिखा था। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31। द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया रैन बिटवीन मुंबई, बॉम्बे एंड थाने इन विच ईयर? किस साल भारत में पहली ट्रेन चली थी बॉम्बे और ठाणे के बीच में? हमारे ऑप्शन है 1851, 1853, 1855, 1857। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा 1853, 1853। कहाँ से? बोरी बंदर। ठीक है, बोरी बंदर से थाने, बोरी बंदर से थाने के बीच में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32। हु इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल इन 1793? 1793 में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? हमारे ऑप्शन हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हास्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, विलियम बेंटिक। ऑप्शन सही है, क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। परमानेंट सेटलमेंट का दूसरा नाम क्या था? जमींदारी, जमींदारी सेटलमेंट या जमींदारी सिस्टम। ठीक है ना, जमींदारी सेटलमेंट, जमींदारी सिस्टम ये था। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट का जमींदारी सेटलमेंट। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसको कहते हैं व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति। इसकी ये शुरू किसने किया? ये नीति, ये डॉक्ट्रिन लेके आया कौन? हमारे ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो पहला साम्राज्य था, पहला एक राज्य था जो अंग्रेजों ने हड़पा था, जो डलहौजी ने हड़पा था, क्या था? सतारा। ठीक है, कब? 1848 में। ये पहला था जिसको हड़पा था, सतारा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड एज एन इमीडिएट रिएक्शन टू विच इवेंट? ऐसी कौन सी घटना होती है कि स्वदेशी आंदोलन को लॉन्च करना पड़ता है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो जाती है? ऑप्शंस आर रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर, पार्टीशन ऑफ बंगाल, सैमन कमीशन। हमारा आंसर है पार्टीशन ऑफ बंगाल, भारत का विभाजन। ठीक है, और ये स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत कब होती है? 7 अगस्त को, 7 अगस्त 1905 को। और विभाजन होता कब है? विभाजन लागू कब होता है? 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू होता है। अनाउंसमेंट, इसका अनाउंसमेंट होता है 20 जुलाई 1905 को और 16 अक्टूबर को लागू हो जाता है, और 7 अगस्त 1905 को शुरू होता है स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, और इसीलिए ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसीलिए स्वदेशी आंदोलन के लिए की वजह से ही 7 अगस्त को हैंडलूम डे मनाना शुरू किया है। क्या? नेशनल हैंडलूम डे, नेशनल हैंडलूम डे, नेशनल हैंडलूम डे मनाना शुरू किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35। हु इज़ नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? हमारे ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्यों कहा जाता है? हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो वो 575, मतलब लगभग 500 प्लस रियासतों में फैला था। ठीक है ना, तो उनको समेटने का काम किसने किया था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। ठीक है ना, समझ में आई बात? तो
इसलिए इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, कि भारत के लौह पुरुष। समझ में आई बात। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या पूछ रहा है कि इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, इल्बर्ट बिल विवाद अकर्ड ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ विच वायसराय, किस वायसराय काल कार्यकाल में हुआ था इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। हमारा ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन। अगर यहाँ पे आपको पता हो कि इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883 में हुई थी, तो आप इजीली पता कर पाएंगे कि कौन वायसराय था। 1883 में कौन वायसराय था, 1883 में लॉर्ड रिपन। समझ में आई बात। और इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी थी क्या। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी में ये इस वजह से होती है क्योंकि ये जब बिल आया, इसके पहले क्या होता था कि अगर कोई अंग्रेज है, वो कन्विक्ट है, ठीक है, उसने कोई गुनाह किया है, तो उसको जो सज़ा देगा, उसके जो केस सुनेगा, वो जो जज होगा, जो ज्यूरी होगी, वो सब अंग्रेज होंगे। ज्यूरी भी, जज भी सब अंग्रेज होंगे। लेकिन इल्बर्ट बिल आया तो इल्बर्ट बिल में ये कहा गया कि भैया अगर अंग्रेज कन्विक्ट है, अंग्रेज कोई गुनहगार आया है कोर्ट में, तो उसके केस की सुनवाई भारतीय जज करेगा। करे मतलब भारतीय जज कर सकता है। समझ में आई बात। तो अंग्रेज़ों में क्या था, एक रेस सुपेरियोरिटी थी, भैया हम सुपीरियर हैं, अगर मैं गुनहगार हूँ भी तो मुझे जज करने वाला एक इंडियन कैसे हो सकता है। समझ में आई बात। तो ये सुपीरियोरिटी की जो फीलिंग थी ना, इस फीलिंग की वजह से इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी होती है। बहुत विरोध करते हैं अंग्रेज, यूरोपियन बहुत विरोध करते हैं। सिर्फ अंग्रेज नहीं, ये सभी यूरोपियन का था कि अगर यूरोपियन कोई कन्विक्ट है, उनको इंडियन जज ट्राई कर सकता है ट्रायल में। तो इसका विरोध हुआ कि नहीं भैया, इंडियन जज नहीं चाहिए, हमको यूरोपियन जज ही चाहिए, ब्रिटिश जज ही चाहिए। तो फिर इस बिल का बहुत विरोध होता है, बाद में इस बिल को वापस ले लिया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड इन 1906। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई। ऑप्शंस आर लाहौर, अलीगढ़, ढाका, कराची। हमारा करेक्ट ऑप्शन है ढाका। कराची में इसका पहला सेशन होता है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पहला सेशन कराची में होता है, लेकिन ये बना कहाँ पे, ढाका में 1906 में। ये दो लोग हैं जो मतलब क्रेडिट जाता है जिनको, एक नवाब सलीमुल्लाह और एक आगा खान। ये ध्यान दीजिएगा, कौन, नवाब सलीमुल्लाह और आगा खान। और मुस्लिम लीग की स्थापना होती कब है, 30 दिसंबर 1906 को। समझ में आई बात, 30 दिसंबर 1906 को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। हु वॉज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द गदर पार्टी फॉर्म्ड इन 1913। 1913 में जब गदर पार्टी बनी तो उसके मुख्य निर्माता कौन थे। ऑप्शन आर लाला हरदयाल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सूर्य सेन। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा लाला हरदयाल। गदर पार्टी बनती कब है, बनती कहाँ पे है, सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी बनती है। अब गदर पार्टी ने एक जर्नल शुरू किया था, एक पत्रिका शुरू की थी। उस पत्रिका का नाम क्या था, गदर। उस पत्रिका का नाम ही गदर था। ठीक है ना। और किस भाषा में शुरू की थी, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने 3 भाषा में शुरू किया था, लेकिन सबसे पहले पूछे कि ये गदर जो जर्नल था, गदर पत्रिका थी, किस भाषा में शुरू की गई थी। उर्दू में। हमारा आंसर होगा उर्दू में। उर्दू में शुरू की, इसके बाद इन्होंने गुजराती में शुरू की, उसके बाद गुरुमुखी में भी, मतलब पंजाबी में। ठीक है ना। पहले उर्दू में शुरू की थी, ध्यान दीजिएगा किस भाषा में शुरू की थी, उर्दू में, फिर बाद में गुजराती, सबसे लास्ट में गुरुमुखी में भी इन्होंने शुरू किया। समझ में आई बात। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी अंडरटेक द हिस्टोरिक दांडी मार्च। महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक दांडी मार्च किस वर्ष किया था। ऑप्शन आर 1928, 1930, 1932, 1942। हमारा ऑप्शन होगा 1930। कब शुरू किया था, 12 अप्रैल, 12 अप्रैल 1930 से, सॉरी 12 मार्च, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल। ठीक है। कहाँ तक था इनका, साबरमती आश्रम से दांडी तक। साबरमती आश्रम से ये दांडी तक गए थे, और दांडी में इन्होंने नमक को उठा के, जो सॉल्ट लॉ था उसको तोड़ा था।
अंग्रेजों का घमंड तोड़ा था। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, अगर स्टेटमेंट में लिखा है गांधी जी मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट, गांधी जी ने नमक बनाया, तो ये गलत स्टेटमेंट है। गांधी जी ने नमक नहीं बनाया था, नमक ऑलरेडी बना हुआ था। उन्होंने नमक को एज अ सिंबॉलिक, नमक एक सिंबॉलिक था, वो उठाया कि भैया अब देखो मैं अंग्रेजों का कानून नहीं मानता, अंग्रेजों का कानून मैं तोड़ रहा हूँ। यहाँ से शुरुआत होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन की, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। समझ में आई बात? गांधी जी ने नमक नहीं बनाया था, दिमाग में बैठा लीजिए इस बात को। गांधी जी ने नमक मैन्युफैक्चर ने बनाया नहीं था, उन्होंने बना बनाया नमक उठाया था। समझ में आई बात? और ये बहुत बड़ी बात है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40। हमारा 40वां क्वेश्चन क्या बोलता है, हु वॉज रिगार्डेड बाय महात्मा गांधी एज इज पॉलिटिकल गुरु। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? हमारे ऑप्शंस हैं बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय। हमारा आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। और ये गोपाल कृष्ण गोखले ही थे जो साउथ अफ्रीका गए थे, साउथ अफ्रीका गए थे गांधी जी को भारत लाने के लिए। ठीक है, कौन गया था? गोपाल कृष्ण गोखले साउथ अफ्रीका गए थे गांधी जी को भारत लाने के लिए। समझ में आई बात? याद रखिएगा, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और मुझे याद आई, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सी आर दास। समझ में आई बात? चित्तरंजन दास जो थे वो सुभाष चंद्र बोस जी के पॉलिटिकल गुरु थे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41। कैबिनेट मिशन प्लान, जो कैबिनेट मिशन योजना थी 1946 में, वॉज सेंट टू इंडिया बाय विच प्राइम मिनिस्टर। कौन था उसमें प्राइम मिनिस्टर जिसने कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा था? क्लीमेंट इटली। कौन था? क्लीमेंट इटली। समझ में आई बात? और ये क्यों आया था? सबसे बड़ी बात, भारत में इसने कैबिनेट मिशन भेजा क्यों, पीछे पूरी कैबिनेट मिशन भेजने के पीछे पूरी योजना क्या थी उसकी। ठीक है, तो उसका क्या मतलब था? उसका मकसद था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक बना हुआ है भारत में, जो संवैधानिक गतिरोध बना हुआ है, डेडलॉक बना हुआ है इंडियन और यूरोपियन, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के बीच में, अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में, उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए और किस तरह से सत्ता को हस्तांतरित किया जाए। समझ में बात? पावर को ट्रांसफ़र कैसे किया जाए, किसके पास ट्रांसफ़र किया जाए, क्या दो डोमिनियन बनेंगे, एक पाकिस्तान एक इंडिया बनेगा, क्या सिर्फ इंडिया रहेगा। तो ये जो चीज़ समस्याएं थी उस समय ना, 1946 का जो दौर था, वो उस समय आज़ादी कब मिलेगी, इससे ज़्यादा ये था कि दो देश बनेंगे कि नहीं बनेंगे, दो सेंटर बनेगा कि नहीं बनेगा, किस तरह से पावर को डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आया था कैबिनेट मिशन इंडिया में। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। हु सक्सेसफुली लेड द बारदोली सत्याग्रह इन 1928। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। इसका नेतृत्व किसने किया था? हमारे ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, विनोबा भावे। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि है, सरदार का जो टाइटल है, वो बारदोली सत्याग्रह में ही मिला था। बारदोली सत्याग्रह में ही सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि मिली थी। वहाँ की जो महिलाएं थी, स्पेशली वहाँ के लोग तो बोल ही रहे थे, लेकिन वहाँ की जो महिलाएं थी, उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। समझ में आई बात? अगर कभी पूछे सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो किसी इंसान पे टिक मत मारिएगा कि महात्मा गांधी ने दे दी थी या जवाहरलाल नेहरू ने दे दी थी। ये पदवी, ये टाइटल उनको बारदोली की महिलाओं ने दिया था, बारदोली के लोगों ने दिया था। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है कि द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक लिखी किसने है? अभी पीछे मैंने आपको बताया था, ये लिखे दादा भाई नौरोजी ने। और सबसे पहले ये अन ब्रिटिश जो टर्म है, अन ब्रिटिश शब्द का इस्तेमाल भी दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी दी थी। दादा भाई नौरोजी ने एक चीज़ और दिया था, पॉवर्टी एस्टिमेशन, पॉवर्टी लाइन। समझ में आई बात? गरीबी रेखा, गरीबी रेखा को निर्धारित किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। समझ में आई बात? पॉवर्टी लाइन का भी कॉन्सेप्ट दिया था दादा भाई नौरोजी ने।
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। हमारा 44वां सवाल है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? हमारे ऑप्शन है एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले, भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले। हमारा ऑप्शन और आंसर जो है, करेक्ट ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। कब स्थापना हुई थी इसकी? 1905 में। समझ में आई बात? कब स्थापना हुई थी? 1905 में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन, भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? तो हमारा आंसर होगा कलकत्ता से आगरा। कलकत्ता से आगरा पहली टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई थी। कब? 1854 में। 1854 में। किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी। किसके समय में? डलहौजी के समय। डलहौजी के समय 1854 में, सॉरी 1851 में। 1851 में बिछाया गया, स्टैब्लिश किया गया। और इसको खोला कब गया पब्लिक यूज़ के लिए? इसको खोला कब गया? 1854 में। समझ में आई बात? 1851 में क्या होता है कि जो टेलीग्राफ लाइन थी वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच में 1851 में शुरू की जाती है। लेकिन पहला फुल फ्लेज जो था वो कब शुरू हुआ? 1854 में, कलकत्ता से आगरा के बीच में। पब्लिक यूज़ के लिए कब खोला गया था? कलकत्ता से आगरा के बीच में खोला गया 1854 में। लेकिन एक्सपेरिमेंटल पर्पज से कब हुआ था? 1851 में, कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच में। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 46। विच एजुकेशनल डिस्पैच इज नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन ऑफ इंडिया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है मकॉले मिनट, हंटर कमीशन, वुड्स डिस्पैच, सैडलर कमीशन। हमारा आंसर होगा वुड्स डिस्पैच, चार्ल्स वुड। ठीक है ना, वुड्स डिस्पैच। ये आता कब है? 1854 में। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वुड्स डिस्पैच हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वुड्स डिस्पैच में क्या होता है? इसके पहले अगर हम बात करें मकॉले मिनट की, तो मकॉले ने बोला था कि भैया आप एकदम जो टॉप क्लास का, जो टॉप लेयर है इंडिया में, टॉप लेयर मतलब जो अर्बन मिडिल क्लास है या फिर अर्बन अपर क्लास है, आप उनको पढ़ाइए। उनके थ्रू एजुकेशन को परकुलेट होने दीजिए नीचे की तरफ। ठीक है ना, आपको सरकार को सबको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ जो अपर लेयर है उनको पढ़ाइए, वो शिक्षा को अपने आप ही नीचे पहुंचा देंगे। समझ में आई बात? परकुलेट कर देंगे। वो दूसरे को पढ़ाएंगे, दूसरा तीसरे को पढ़ाएगा। लेकिन वुड्स डिस्पैच ने क्या बोला कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी को हटाओ, आप सबको पढ़ाओ। आप पूरा कंट्री एज अ होल, जितने भी बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, जो पढ़ रहे हो, आप उनको पढ़ाइए। ठीक है, ये था वुड्स डिस्पैच में। वुड्स डिस्पैच में और क्या था? वुड्स डिस्पैच ये रिकमेंड करता है कि जो मीडियम है, पढ़ाने का जो मीडियम है, वो हायर एजुकेशन पे, अगर मैं हायर लेवल पे जाऊँ, इंग्लिश होगा हायर लेवल पे। हायर लेवल पे इंग्लिश, इंग्लिश में पढ़ाइए आप। लेकिन जो प्राइमरी लेवल पे है, प्राइमरी लेवल पे वर्नाकुलर लैंग्वेज। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हिंदी में नहीं बोल रहा हूँ, हिंदी नहीं बोला गया है, वर्नाकुलर लैंग्वेज बोला गया है। कौन सा लैंग्वेज? वर्नाकुलर। वर्नाकुलर मतलब भारतीय भाषा। अगर कोई बंगाल का बच्चा है तो उसको बंगाली में पढ़ाओ, महाराष्ट्र का बच्चा मराठी में पढ़ाओ, नॉर्थ का बच्चा है उसको हिंदी में पढ़ाओ, जहाँ का बच्चा उसको उस भाषा में पढ़ाओ। समझ में आई बात? प्राइमरी एजुकेशन वर्नाकुलर लैंग्वेज में दो, है हायर एजुकेशन आप इंग्लिश लैंग्वेज में दो। समझ में आई बात? वुड्स डिस्पैच ये बोलता है भाई जो एजुकेशन होगा वो सेक्युलर होगा। ठीक है ना, क्या होगा? एजुकेशन, एजुकेशन सेक्युलर होगा। जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे जो एजुकेशन दिए जा रहे हैं वो उनका नेचर सेक्युलर होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष आप उनको शिक्षा दीजिए। इसमें वुड्स डिस्पैच में ये भी था कि भाई सिर्फ गवर्नमेंट से पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अगर हम ये कहीं गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, सिर्फ वहाँ वो चलाने से हम लोगों को शिक्षित कर पाएंगे, पढ़ा पाएंगे, तो वो इम्पॉसिबल है। कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को भी आना पड़ेगा सामने। प्राइवेट प्लेयर्स आएँ, स्कूल खोलें, कॉलेज खोलें, लोगों को पढ़ाएं। इसके लिए
वुड्स डिस्पैच में कहा गया कि उनको ग्रांट दो, ठीक है, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, प्राइवेट इंटरप्राइज हैं, उनको आप ग्रांट दो, वो जिससे वो एजुकेशन के फील्ड में आए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, स्कूल बनाए, लोगों को पढ़ाएं, उनको शिक्षित करें। समझ में आई बात? इसमें टीचर्स ट्रेनिंग की बात की गई थी। वुड्स डिस्पैच में टीचर्स ट्रेनिंग की बात की गई, ठीक है, टीचर्स ट्रेनिंग। इसमें एक बात और की गई, वीमेन के एजुकेशन की बात की गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीमेन के एजुकेशन की बात की गई और एक वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई। समझ में आई बात? वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन मतलब क्या होता है? अगर कोई बच्चा पढ़ने में तेज नहीं है, समझ में आई बात, तो उसको हायर लेवल ले जाने की बजाय आप उसको एक वोकेशनल एजुकेशन की तरफ डाइवर्ट करो, उसको कुछ स्किल डेवलप कराओ उसके अंदर, ठीक है, जैसे कि मैकेनिक बन सकता है वो, ठीक है ना, इलेक्ट्रीशियन बन सकता है वो। आप उसके अंदर ये चीज़ें डेवलप करो, अलग अलग स्किल डेवलप करो, जिससे वो अलग अलग फील्ड में जाके काम कर सके। समझ में आई बात? तो ध्यान रखिएगा, वुड्स डिस्पैच इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। समझ में आई बात? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 47। 47 में कहा गया कि होम रूल लीग, महाराष्ट्र में होम रूल लीग की शुरुआत किसने की थी? हमारे ऑप्शन है एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा बाल गंगाधर तिलक। एक टर्म है टीबी, इसको याद रखिएगा, क्योंकि होम रूल लीग की शुरुआत दो लोगों ने की थी, इसकी स्थापना दो लोगों ने की थी, इस मूवमेंट की। समझ में आई बात? सबसे पहले तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने किया, उसके बाद एनी बेसेंट। तो टीबी से याद रखिएगा, टी से पहले तिलक हो जाएंगे, फिर बी से बेसेंट, ये क्रोनोलॉजी है, याद रखिएगा। समझ में आई बात? और महाराष्ट्र में किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था अप्रैल में, बेलगाम, फोकसिंग महाराष्ट्र, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, यहाँ पे था बाल गंगाधर तिलक का। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद? स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शंस आर मूल शंकर, नरेंद्र नाथ दत्त, गदाधर चट्टोपाध्याय, वर्धमान। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नरेंद्र नाथ दत्त। मूल शंकर किसका था? मूल शंकर था दयानंद सरस्वती का, दयानंद सरस्वती का। और गदाधर चट्टोपाध्याय था रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस। वर्धमान महावीर थे, वर्धमान कौन थे? महावीर थे, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। ध्यान दीजिएगा, क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। हमारा 49 क्वेश्चन क्या कहता है कि द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन विच मंथ ऑफ 1947? 1947 के किस महीने में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पास किया जाता है? ब्रिटिश संसद पारित करती है। हमारे ऑप्शंस हैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। करेक्ट ऑप्शन इज जुलाई। समझ में आई बात? जुलाई में 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति मिलती है, रॉयल एसेंट मिलता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को। और ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो था, इसने ही आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी कि अब एक दो देश बनेंगे, एक पाकिस्तान, एक भारत, ठीक है। भारत का विभाजन स्वीकार कर लिया गया, किसके जरिए? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के जरिए, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। हमारा 50वां सवाल क्या कहता है कि हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड? जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई तब भारत का वाइसरॉय कौन था? ऑप्शंस आर लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिनलिथिगो, लॉर्ड इरविन। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लॉर्ड लिनलिथिगो। समझ में आई बात? तो ये थे हमारे शुरुआत के 50 क्वेश्चन। हम ऐसे ही 2-3 वीडियो में कवर करेंगे सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आप अपने सुझाव दीजिएगा कि कहाँ पे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ और क्या चीज़ें मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ।
और आपको अगर किसी और सब्जेक्ट का अभी टेस्ट चाहिए, एमसीक्यू चाहिए, तो आप वो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको भी जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। आप चाहे जिस सब्जेक्ट का आपको भी चाहिए, ठीक है? तो आगे के एपिसोड्स के लिए, आगे के पार्ट के लिए बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।